हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉरल फार्मा। आज का हमारा वीडियो है ऑन थर्ड टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2, दैट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, अंडरस्टैंड द रीजन्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, understand the examples of chemical incompatibility with their methods of correction। अब इसमें जो कंसेप्ट है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वो और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के जो रीजंस है वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए हैं। अगर आपको उसके बारे में डिस्कस करना है या फिर उसके बारे में जानना है तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके उसे चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करने वाले हैं और उसकी मेथड ऑफ करेक्शन कौन कौन सी है ये स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी विद देयर मेथड्स ऑफ करेक्शन। जैसे कि ये है कुछ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स। पहला है अल्कलाइडल इनकम्पैटिबिलिटी, सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी, सोल्यूबल आयोडाइड्स इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसमें जो पहला वाला जो एग्जाम्पल है अल्कलाइडल इनकम्पैटिबिलिटी और उसके सब एग्जाम्पल्स जो है वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए हैं और डिटेल में डिस्कस भी किया है उनको। अगर आपको उनके बारे में स्टडी करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम बाकी के जो 4 क्लासेस है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी, सोल्यूबल आयोडाइड इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी से। ये है हमारी सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी। उसमें हमारा पहला जो सब एग्जाम्पल है वो है सोल्यूबल सैलिसिलेट विथ फेरिक साल्ट। अब ये जो एग्जाम्पल है या फिर आगे के सभी एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे फ्लो चार्ट में दिखाए हैं, तो आप इसे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। ये सब मैंने फ्लो चार्ट में इसीलिए दिखाया है कि ये इजीली हमको अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट में दिया है। आप इसे सेंटेंस में भी लिख सकते हो। पहला वाला एग्जाम्पल स्टडी करते हैं हमारा, जो कि है सोल्यूबल सैलिसिलेट विथ फेरिक साल्ट। तो यहाँ पे जो फेरिक साल्ट है, जब वो फेरिक साल्ट सोल्यूबल सैलिसिलेट से जब रिएक्ट होता है तो हमें फेरिक सैलिसिलेट ये प्रेसिपिटेट मिल जाता है और ये प्रेसिपिटेट हमारा इनडिफ्यूजिबल टाइप का होता है। तो इसकी वजह से इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम मेथड बी यूज़ करते हैं, यानी कि मेथड बी से हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। और इसे हम सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? तो फेरिक साल्ट रिएक्ट विथ सोडियम सैलिसिलेट टू गिव अ फेरिक सैलिसिलेट which is a indiffusible precipitate. Therefore, follow method B for precipitate yielding interactions. Okay, इस फ्लो चार्ट को हम ऐसे सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो जब भी हम सोडियम सैलिसिलेट को फेरिक साल्ट से रिएक्ट कर देते हैं तो हमें फेरिक सैलिसिलेट मिल जाता है और वो की इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट है। अगर यहाँ पे इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है तो ऑब्वियसली ये एक इनकम्पैटिबिलिटी हुई, तो उसे ओवरकम करने के लिए हम मेथड बी यूज़ करेंगे, या फिर मेथड बी से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया है। देखिए, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन दिया है 2 ml, सोडियम सैलिसिलेट दिया है 3 ग्राम एंड वाटर लिया है क्वांटिटी सफिशिएंट टू 90 ml एंड वी हैव टू मेक अ मिक्सचर। इन तीनों इंग्रेडिएंट से हमें उसका मिक्सचर प्रिपेयर करना है। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि मेथड ए से या मेथड बी से हम कैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट करते हैं। तो
उसी तरह ये प्रिस्क्रिप्शन भी हम मेथड बी से करने वाले हैं, क्योंकि जब हम फेरिक क्लोराइड को डायरेक्टली सोडियम सैलिसिलेट के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमें फेरिक सैलिसिलेट ये इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट मिल जाता है। हमें जब इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट मिल जाता है तब हम मेथड बी यूज़ करके उसे ओवरकम करते हैं या फिर उस इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। सो ये प्रिस्क्रिप्शन हम मेथड बी से सॉल्व करेंगे। अब मेथड बी से कैसे सॉल्व करना है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा ही है, सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल लेके उसे मेथड बी से सॉल्व करना है। सो ये हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद का जो सब क्लास है वो है सोल्यूबल सैलिसिलेट एंड बेंजोएट विथ एसिड्स। अब क्या होता है कि बहुत से ऐसे एसिड होते हैं या एसिड सिरप्स होते हैं जो सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम बेंजोएट के कांटेक्ट में आने से वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उससे इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन सोल्यूबल सैलिसिलेट और बेंजोएट्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड्स इट डिकम्पोजेस and produces a sodium salicylate or salicylic acid precipitate, and which is a indiffusible precipitate. Hence, to overcome this precipitate, indiffusible precipitate, we are using the method B. Okay, so when soluble salicylate or benzoate react with acid, acid decomposes sodium salicylate or salicylic acid precipitate is formed, and which is an indiffusible precipitate. Hence we following the method B for precipitate yielding interaction. अब इस रिएक्शन में जब हमारा सोल्यूबल सैलिसिलेट जो होते हैं वो बेंजोएट और बेंजोएट एसिड के साथ जब रिएक्ट कर देते हैं तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और उससे हमें सैलिसिलिक एसिड और सोडियम सैलिसिलेट प्रेसिपिटेट मिल जाता है और वो इनडिफ्यूजिबल टाइप का प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए हम मेथड बी से उसे करेक्ट करेंगे। उसके लिए फिर एग्जांपल लिया है सोडियम सैलिसिलेट 3 ग्राम, सिरप ऑफ लेमन 15 ml, वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट टू 60 ml एंड वी हैव टू मेक अ मिक्सचर। अब यह प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट दिया है और सिरप ऑफ लेमन दिया है। ठीक, लेमन सिरप में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें एसिड प्रेजेंट रहता है, सिट्रिक एसिड। ओके, जब हमारा वो सिट्रिक एसिड जो है वो जब सोडियम सैलिसिलेट के साथ रिएक्ट हो जाता है तो हमें सैलिसिलिक एसिड प्रेसिपिटेट मिल जाता है और सैलिसिलिक एसिड ये इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट होता है। तो इसीलिए इस प्रिस्क्रिप्शन को हम मेथड बी से करेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इनडिफ्यूजिबल टाइप का प्रेसिपिटेट मिला है, इसलिए हम इसे मेथड बी से करेक्ट करेंगे। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम लेमन सिरप को सिंपल सिरप से रिप्लेस कर देते हैं तो भी हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए हमने डिस्क्रिप्शन में ये दिया है मैंने। सो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन सिरप ऑफ लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, व्हेन इट रिएक्ट विथ सोडियम सैलिसिलेट इट गिव्स सैलिसिलिक एसिड एज अ इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। सो टू करेक्ट दिस follows method B for precipitate yielding interactions or replace the lemon syrup with simple syrup. Okay, so जब हम सोडियम सैलिसिलेट को सिरप ऑफ लेमन में डाल देंगे तो उसमें से हमें सैलिसिलिक एसिड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, क्योंकि लेमन सिरप में हमें सिट्रिक एसिड मिल जाता है। वो सिट्रिक एसिड हमारे सोडियम सैलिसिलेट से रिएक्ट होकर हमें सैलिसिलिक एसिड या प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, जो कि हमारा इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट है। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी हुई। इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस प्रिस्क्रिप्शन को मेथड बी से करेक्ट करेंगे। अब मेथड बी से कैसे करेक्ट करना है इसे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। आप उसी तरह इस प्रिस्क्रिप्शन को भी मेथड बी से सॉल्व कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। और एक और मेथड है कि यहाँ इस प्रिस्क्रिप्शन में हमको सिरप ऑफ लेमन दिया है, तो सिरप ऑफ लेमन को अगर हम सिंपल सिरप से रिप्लेस कर देंगे तो सिंपल सिरप में कोई भी सिट्रिक एसिड नहीं होता है और उसकी वजह से वो सोडियम सिलेट से रिएक्ट नहीं होगा, हमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो
इन 2 मेथड से हम इस प्रिस्क्रिप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा सेकेंड, सोल्यूबल सैलिसिलेट एंड बेंजोएट्स विथ एसिड्स। नेक्स्ट, थर्ड सब एग्जाम्पल, सोल्यूबल सैलिसिलेट विथ अल्कली बाइकार्बोनेट। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, सोल्यूबल सैलिसिलेट एंड अल्कली बाइकार्बोनेट्स combine together, it absorb the atmospheric oxygen and become reddish brown in color. This color change does not affect the therapeutic value but may leads to confusion in the mind of patient. So to avoid such confusion, antioxidants like sodium metabisulfite is added with permission of the doctor. Okay, अब इस एग्जाम्पल में जब हम सोल्यूबल सैलिसिलेट और अल्कली बाइकार्बोनेट उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, उन दोनों को मिक्स करने के बाद वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका खुद का वो कलर चेंज कर लेता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी कि इसमें कलर चेंज, ये इनकम्पैटिबिलिटी हमको ऑब्जर्व हो जाती है। जबकि ये अपना कलर चेंज कर देता है लेकिन उसके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। पर इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये कलर चेंज कैसे हो गया। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये एंटीऑक्सीडेंट हम उसमें डाल सकते हैं, लेकिन विथ परमिशन ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के परमिशन से ही हम ये एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। सो ये है सोल्यूबल सैलिसिलेट विथ अल्कली बाइकार्बोनेट। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लिया है मैंने कि सोल्यूबल सैलिसिलेट दिया है उसमें 8 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है 8 ग्राम, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट लिया है 0.08 ग्राम एंड क्लोरोफॉर्म वाटर लिया है क्वांटिटी सफिशिएंट टू 120 ml एंड वी हैव टू मेक अ मिक्सचर। सो इसको बना के हमको मिक्सचर प्रिपेयर करना है। तो इस प्रिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे सोल्यूबल सैलिसिलेट अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो हमें उसका कलर चेंज मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसे ओवरकम करने के लिए हम उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइट ऐड करेंगे। ओके, सो तो इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे dispense? So dissolve sodium salicylate and sodium bicarbonate in 3/4 quantity of chloroform water. Add sodium metabisulfite. Then filter the solution and adjust the final volume with the chloroform water. तो पहले क्या करना है, हमको सोडियम सैलिसिलेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में दोनों को सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है और बाद में उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड करके उस सॉल्यूशन को हमें फ़िल्टर कर लेना है। उसके बाद उसका वॉल्यूम क्लोरोफॉर्म वाटर से मेकअप कर लेना है। सो इस तरह हम ये इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल, सोल्यूबल सैलिसिलेट विथ अल्कली बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये है हमारी सेकेंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ chemical incompatibility, soluble salicylate incompatibility. Now third example is soluble iodide incompatibility. In this example, see first sub example, oxidation of iodides with ferric salt. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. When ferric salt react with soluble iodide, it get converted into ferrous salt. To prevent this incompatibility, the prescriber may substitute the ferric salt with iron and ammonium citrate
Ultimately, the iron is converted into an organic compound which does not yield ferric ions. तो अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जब फेरिक साल्ट सोल्यूबल आयोडाइड से रिएक्ट हो जाता है तो हमें उसका फेरस साल्ट मिल जाता है. तो फेरिक का कन्वर्जन फेरस में हो जाता है. तो ये एक टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है. तो हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम फेरिक साल्ट को आयरन और अमोनियम सेट्रेट से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें उस आयरन और अमोनियम सिट्रेट को अगर हम सोल्यूबल आयोडाइड से रिएक्ट कर देते हैं तो हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है. मतलब हमें फेरस साल्ट नहीं मिल जाता और हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं. सो ये हमारा फर्स्ट सब एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ फेरिक साल्ट. उसके बाद का जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड विथ पोटेशियम क्लोरेट. See, when soluble iodides react with potassium chloride, free iodine is liberated. To prevent this incompatibility, the two reacting substances dispense separately. तो अगर आप रिएक्शन में देखेंगे तो पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम सोल्यूबल आयोडाइड से कंबाइन कर देते हैं तो हमें फ्री आयोडीन मिल जाता है और फ्री आयोडीन लिबरेट हो जाता है. तो यहाँ पे जो फ्री आयोडीन है वो मैंने रेड कलर में दिखाया है. तो यहाँ पे हमें पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन से जब सोल्यूबल आयोडाइड से रिएक्शन होती है उसकी पोटेशियम क्लोरेट की, तब हमें फ्री आयोडीन मिल जाता है और ये एक टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है. तो इस इनकम्पैटिबिलिटी को हम ओवरकम कैसे करेंगे या फिर करेक्ट कैसे करेंगे? तो अगर हम पोटेशियम क्लोरेट और सोल्यूबल आयोडाइड को सेपरेटली डिस्पेंस करेंगे तब हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं. दिस इज सेकेंड सब एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ पोटेशियम क्लोरेट. थर्ड जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ क्विनिन सल्फेट. सो सी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है. सो आपको ये रिएक्शन याद में रखनी है. तो ये देखिए, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है. सो क्विनिन सल्फेट इज नॉट फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर. टू मेक इट सोल्यूबल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड. This sulfuric acid liberates hydriodic acid from potassium iodide. Hydriodic acid is partially oxidized by sulfuric acid and gives iodine. The iodine, hydriodic acid and quinine sulfate then combine to form a compound called as herapathite or iodosulfite of quinine. उसका फॉर्मूला भी नीचे दिया है. द कंपाउंड हैज़ फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूला. अब यहाँ पे हमें बताया क्या है? तो यहाँ पे हमें बताया है कि हेरापैथिक रिएक्शन किसे बोलते हैं. ओके, तो हम क्विनिन सल्फेट जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है. ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विथ क्विनिन सल्फेट, यहाँ पे हमें क्विनिन सल्फेट अगर हमारा आयोडीन से रिएक्ट हो जाता है तो हमें किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व हो सकती है, ये हमको स्टडी करना है. सो देखिए, क्विनिन सल्फेट जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है. तो उसे सोल्यूबल बनाने के लिए हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं. मतलब हम क्विनिन सल्फेट एज इट इज़ नहीं ले सकते. तो उसको सोल्यूबल बनाने के लिए हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं. हमने क्विनिन सल्फेट का जो मिक्सचर बनाया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके, उस मिक्सचर को, उस क्विनिन सल्फेट के मिक्सचर को हमको पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला देना है. तो उसमें जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाइड्रियोडिक एसिड को लिबरेट कर देता है और उससे हमें पोटेशियम आयोडाइड मिल जाता है.
और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होते ही रहता है और फाइनली एक आयोडीन फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पे हमको आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्विनिन सल्फेट को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम हेरापेटिट बोलते हैं या फिर आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन बोलते हैं। और इन तीनों को मतलब आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्विनिन सल्फेट, इन तीनों को कंबाइन करके हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्विनिन सल्फाइड और हेरापेटिट बोलते हैं और आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन बोलते हैं। और उसका जो प्रोडक्ट है, जो कंपाउंड हमें मिल जाता है, उसका केमिकल फॉर्मूला हमें नीचे दिया है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेरापेटिट रिएक्शन। तो इसमें शॉर्ट नोट भी पूछते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेरापेटिट रिएक्शन। तो हेरापेटिक रिएक्शन क्या है, तो हमारा जो क्विनिन सल्फेट है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं रहता है, उसे सोल्यूबल बनाने के लिए हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। तो उस क्विनिन सल्फेट का जो मिक्सचर हमने बनाया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड जब मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिबरेट करता है और उससे हमें पोटेशियम आयोडाइड मिल जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होते ही रहता है और फाइनली हमें आयोडीन उससे मिल जाता है। तो ये यहाँ पे ये जो तीनों कंपाउंड है हमारे, जैसे कि आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्विनिन सल्फेट, इसको इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिल जाता है, उसे हम हेरापेटिक कंपाउंड और आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन हमें देखने को मिली उसे हम हेरापेटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें एक कंपाउंड मिल जाता है, उसे हेरापेटिक बोलते हैं और ये कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नीचे दिया गया है। नेक्स्ट, द मिक्सचर फॉर्म इज क्लियर एट फर्स्ट बट आफ्टर अबाउट 3 days इट मे डिपॉजिट ब्रॉन्ज और ऑलिव ग्रीन स्केल ड्यू टू हेरापेट रिएक्शन। अब इन तीनों को मिला के, मतलब आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्विनिन सल्फेट, इन तीनों को मिला के हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है हमारा, वो प्रोडक्ट हमें स्टार्टिंग में क्लियर ऑब्जर्व होता है। अगर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो 3 days के बाद उसमें उसका कलर चेंज हमको ऑब्जर्व होगा। उसका कलर हम देखेंगे तो हमें ब्रॉन्ज और ऑलिव ग्रीन स्केल उसकी ऑब्जर्व होगी। अब ये कलर चेंज क्यों होगा, क्योंकि आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्विनिन सल्फेट, इन तीनों कंपाउंड में हमें हेरापेटिक रिएक्शन ऑब्जर्व होगी और उससे हमें ये ऑलिव ग्रीन स्केल उसका और ऑलिव ग्रीन कलर हमको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ अब हमें जो इनकम्पैटिबिलिटी मिली है तो वो है कि हमको उसका कलर चेंज, ये इनकम्पैटिबिलिटी मिली है यहाँ पे। तो हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं और कम कैसे कर सकते हैं। सो दिस इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी रिमूव बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब जो ये इनकम्पैटिबिलिटी हमको मिली है हम उसे रिमूव कर सकते हैं। कैसे, तो फर्स्ट रेफर द प्रिस्क्रिप्शन बैक टू द प्रिस्क्राइबर। हमको क्या करना है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है प्रिस्क्राइबर ने, उसके पास वो वापस से भेज देने का है करेक्शन के लिए। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, तो सप्लाई द प्रिपरेशंस सफिशिएंट फॉर अबाउट 3 days ओनली। हमको पता है कि 3 days तक ये प्रिपरेशन क्लियर रहता है और उसके बाद ये ऑलिव ग्रीन स्केल दिखाई देता है उसके में। तो हम इतना ही प्रिपरेशन प्रिस्क्राइब करेंगे कि वो 3 days तक हमें मिल जाए। सो सप्लाई द प्रिपरेशन सफिशिएंट फॉर अबाउट 3 days ओनली। ओके, थर्ड जो है वो है इन केस द पेशेंट रिक्वायर द मिक्सचर फॉर मोर देन 3 days बोथ द सोल्यूशन आर सप्लाइड इन अ सेपरेट बॉटल। अगर पेशेंट को 3 से ज़्यादा दिनों तक हमें डोज प्रिस्क्राइब करना है
तो हम दोनों भी प्रिपरेशन को अलग अलग से सेपरेट बॉटल में डिस्पेंस कर सकते हैं। मतलब जबकि हमें ये लेना है तब हम उन दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं। और लास्ट, टेल द पेशेंट रिगार्डिंग ब्रॉन्ज और ऑलिव ग्रीन कलर चेंज। और हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम पेशेंट को इस कलर चेंज के बारे में पहले से ही बता देंगे, ताकि अगर कलर चेंज हो भी जाता है तो पेशेंट को पता होगा कि ये कलर चेंज होने ही वाला है, तो वो घबराएंगे नहीं। तो ये रहे कुछ मेथड्स ऑफ करेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हमें आयोडीन से क्विनिन सल्फेट की रिएक्शन अगर हो जाती है, तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी हमको ऑब्जर्व होती है कलर चेंज की, ये ओवरकम करने के लिए हम इन 4 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो इस इनकम्पैटिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जो कि है क्विनिन सल्फेट 1.5 ग्राम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 4 ml, पोटेशियम आयोडाइड 8 ग्राम एंड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट टू 200 ml। अब हमको ये हमारा जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमको इंग्रेडिएंट दिया है क्विनिन सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड्स एंड वाटर। ओके, तो हम कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे इसे या डिस्पेंस करेंगे? तो यहाँ पे मैंने उसकी प्रोसीजर दी है। सो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन dilute sulfuric acid with 100 ml of water and dissolve quinine sulfate in it. Potassium iodide is dissolved in remaining quantity of water and mixed with the first portion. The mixture form is point clear at first time, but after about 3 days it may deposit bronze or olive green scale due to Herapath reaction for quinine. अब पहले हमको क्या करना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको और डाइल्यूट कर लेना है 100 ml वाटर में। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम 100 ml वाटर में डाल लेते हैं और उसमें क्विनिन सल्फेट को ऐड कर देते हैं और डिज़ोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, अनदर बीकर में हम क्या लेंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और उससे जो हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर है, मतलब 100 ml, उसमें पोटेशियम आयोडाइड को डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ये जो पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो पहले वाले क्विनिन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे। अब हमारा फाइनल जो मिक्सचर है वो बनके रेडी हो जाएगा। अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये फर्स्ट 3 डेज तक वैसा ही क्लियर मिक्सचर हमारा रह जाएगा, लेकिन 3 डेज होने के बाद आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो वो ऑलिव ग्रीन कलर का हमको ऑब्जर्व होने लगेगा। और ये क्यों? तो इसमें हेरापैथ रिएक्शन हुई है, इसकी वजह से उसका हमको कलर चेंज ऑब्जर्व होएगा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्विनिन सल्फेट with iodine or Herapath reaction. Okay, so this is the class soluble iodide incompatibility. Now third class, that is soluble iodide incompatibility. Now next, fourth class is, or fourth example is, chemical incompatibility causing evolution of carbon dioxide. So when carbonates and bicarbonates are dispensed in the presence of acidic drug, they react together with evolution of carbon dioxide. If the reaction is not allowed to complete, there may be a chances of bursting of the bottle. To prevent this bursting, the reaction must be completed before transferring the mixture into the dispensing bottle. And hot water can also be used to increase the rate of reaction. तो देखिए, जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स अगर हम एसिडिक ड्रग के प्रेजेंस में उसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं,
और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट को अगर एसिडिक ड्रग के साथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो उन दोनों में रिएक्शन होके हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व हो सकती है। अगर ये रिएक्शन कंटेनर में डालने से पहले अगर कंप्लीट नहीं होती तो जब ये ऐसे ही प्रोडक्ट अगर हम कंटेनर में डाल देते हैं तो यहाँ पे बॉटल की बस्टिंग हो सकती है, बॉटल फूट सकती है। तो हमें प्रिकॉशन लेनी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होने की जो प्रोसेस है वो हमारा प्रिपरेशन बॉटल में डालने के अंदर ही और बॉटल में डालने से पहले ही हमको ये बाहर ही कंप्लीट कर लेनी है। जब हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल के आ जाएगा, तभी हमें वो प्रिपरेशन बॉटल में फिल करना है। और हमें जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का रेट इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें हॉट वाटर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होने की जो प्रोसेस है, बाहर निकलने की प्रोसेस है, वो जल्दी हो सके। तो हॉट वाटर डाल के भी हम इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सब एग्जांपल्स जो है, फर्स्ट हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट्स विथ सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। देखिए, व्हेन सोडियम bicarbonate combined with soluble calcium and magnesium salt, due to double decomposition reaction, carbon dioxide is formed along with insoluble carbonates, which is a diffusible precipitate. तो अगर हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट से हम कंबाइन कर देते हैं तो उसमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको ऑब्जर्व होती है और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और उसके साथ ही कार्बोनेट्स फॉर्म होंगे और कार्बोनेट ये एक डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पे रिएक्शन में भी मैंने दिखाया है कि अगर हम सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट, यहाँ पे मैंने लिया है मैग्नीशियम सल्फेट, अगर उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट से कंबाइन कर लेते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व हो सकती है और कुछ कार्बोनेट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है हमें। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है। सो हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे? तो गैस इवॉल्व होना या फिर डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट मिल जाना, ये इनकम्पैटिबिलिटी है, तो हम इसे ओवरकम कैसे करेंगे? सो दिस रिएक्शन इज स्लो एट रूम टेम्परेचर, सो यूज हॉट वाटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। द मिक्सचर इज डिस्पेंस्ड व्हेन इफरवेसेंस इज सीज्ड। तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमको सोडियम बाइकार्बोनेट और सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमको पूरा का पूरा गैस जब तक निकल के बाहर नहीं आता है तब तक हम उस प्रिपरेशन को बॉटल के अंदर फिल नहीं करेंगे और उसकी रेट इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें हॉट वाटर ऐड करेंगे। जब तक पूरे के पूरे इफरवेसेंस जो है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बाहर नहीं निकलती तब तक हम उसे बॉटल के अंदर फिल नहीं करेंगे। और जब पूरी गैस बाहर निकलना बंद हो जाता है और सभी इफरवेसेंस निकलना बंद हो जाएंगे तभी हम अपना प्रिपरेशन बॉटल के अंदर फिल करेंगे। और दूसरा कि अगर हमें एक डिफ्यूजिबल टाइप का प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हमें कार्बोनेट के फॉर्म में वो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट मिल जाता है, तो उसे ओवरकम हम मेथड ए से कर सकते हैं, क्योंकि मेथड ए हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिफ्यूजिबल टाइप का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। So, the precipitate of carbonate form is a diffusible in nature, hence follow the method A for precipitate yielding interaction. अगर हमें diffusible precipitate मिल जाता है तो इस प्रिपरेशन को हम मेथड ए से भी करेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट सब एग्जाम्पल, सोडियम बाइकार्बोनेट विथ सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। सी नेक्स्ट इज बिस्मथ सब नाइट्रेट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बिस्मथ सब नाइट्रेट हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। नीचे रिएक्शन भी दी है मैंने।
यहाँ पे पहले है बिस्मथ सब नाइट्रेट, अगर उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन कर देते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, जो कि रिएक्शन में मैंने दिखाई है। तो इस इनकम्पैटिबिलिटी को हम दूर कैसे करेंगे? तो अगेन सिमिलर वे हमको क्या करना है कि हॉट वाटर से इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करना है। जब बिस्मथ सबनाइट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इन दोनों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इन दोनों के ऐड करने पर अगर हमें जो इफरवेसेंस मिल रहे हैं वो जब तक बंद नहीं हो जाते तब तक हम इस प्रिपरेशन को कंटेनर में फिल नहीं करेंगे, और इनकी रिएक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें हॉट वाटर ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा 5th क्लास यानी कि लास्ट क्लास और लास्ट एग्जाम्पल मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें हमारा पहला जो है वो है पोटेशियम क्लोरेट विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। When potassium chlorate is prescribed along with oxidizable substances like charcoal, sulfur, sugar organic compound or any oxidizable substances. During dispensing, if heating or trituration is done, there are chances of explosion. To avoid this, ingredient should be powdered separately in a dry mortar and mixed gently with clean spatula on ointment tile without any friction. तो देखिए यहाँ पे अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के साथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो उन दोनों में रिएक्शन होके हमें एक्सप्लोजन ऑब्जर्व हो सकता है। एक्सप्लोजन मतलब उन दोनों में स्फोट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे या फिर उसके साथ हीट करेंगे या ट्राइचुरेशन करेंगे उसके साथ, तो हमें उन दोनों में रिएक्शन होके स्फोट ऑब्जर्व हो सकता है और एक्सप्लोजन ऑब्जर्व हो सकता है, और ये एक टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है यानी कि पोटेशियम क्लोरेट या कोई भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस होगा तो उसे सेपरेटली पाउडर करेंगे, अलग अलग से उसे पाउडर करेंगे और क्लीन स्पैचुला की मदद से उसे जेंटली मिक्स करेंगे, बट विदाउट एनी फ्रिक्शन। उसमें किसी भी और कोई भी फ्रिक्शन, थोड़ा भी फ्रिक्शन हम उसमें नहीं अप्लाई करेंगे। सिंपल हाथों से उन दोनों की हम मिक्सिंग करेंगे या फिर ऑइंटमेंट टाइल पे हम उसकी मिक्सिंग करेंगे। सो दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोरेट विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट सब एग्जाम्पल इज सोल्यूबल बार्बिचुरेट्स with ammonium bromide. So when soluble barbiturates combine with ammonium bromide in presence of water, barbitone is separated as a diffusible precipitate, so which are insoluble in water. Hence follow method B for precipitate yielding interaction. देखिए इस एग्जाम्पल में अगर हम सोल्यूबल बार्बिचुरेट्स को अमोनियम ब्रोमाइड के साथ कंबाइन कर देते हैं और जब ये दोनों वाटर के कांटेक्ट में आती है तब हमें डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट मिल जाता है, और अगर हमें इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो ये एक टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। तो हम इसे मेथड बी से करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेथड बी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इनडिफ्यूजिबल टाइप का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। सो नेक्स्ट इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट। सो लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. The flavoring property is due to glycyrrhizin, which is a mixture of potassium and calcium salt of glycyrrhizinic acid. The acid decomposes and form a diffusible precipitate. Hence, follow method A for precipitate yielding interactions, or the prescription may refer back to the prescriber for the change of flavoring agent. सो यहाँ पे जो लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट है ये हम फ्लेवरिंग एजेंट
बोल के उसे यूज़ करते हैं। उसमें लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट में जो उसकी फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी है ये क्यों होती है, तो उसमें ग्लिसराइजिन प्रेजेंट होता है। ग्लिसराइजिन ये केमिकल कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। अब ये ग्लिसराइजिन जो होता है वो किससे बनता है, तो पोटेशियम और कैल्शियम साल्ट से वो प्रिपेयर होता है। ओके, किसके साल्ट से, तो ग्लिसराइजिनिक एसिड। ग्लिसराइजिनिक एसिड का पोटेशियम और कैल्शियम साल्ट से हमें ग्लिसराइजिन प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो जो फ्लेवरिंग एजेंट है हमारा, उसमें जो एसिड प्रेजेंट है उस एसिड का डिकम्पोजिशन होता रहता है और उससे हमें डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो अगर हमें डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो ये एक टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है और इसकी वजह से हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को मेथड ए से दूर कर सकते हैं या मेथड ए से करेक्ट कर सकते हैं। और इस इनकम्पैटिबिलिटी को दूर करने के लिए हम उस प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइबर के पास वापस भेज सकते हैं फॉर करेक्शन। ओके, सो यहाँ पे दिया है हेंस फॉलो मेथड ए फॉर प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शंस और द प्रिस्क्रिप्शन में रेफर बैक टू द प्रिस्क्राइबर फॉर द चेंज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। एक तो हम मेथड ए यूज़ करके इसको करेक्ट कर सकते हैं या फिर जो फ्लेवरिंग एजेंट हमने डाला है वो फ्लेवरिंग एजेंट को चेंज कर सकते हैं। उसकी वजह लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट की वजह हम दूसरा फ्लेवरिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्राइबर के पास भेज देंगे उसमें करेक्शन करने के लिए। सो ये जो है वो है हमारा लास्ट क्लास ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज़ मिसलेनियस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि डिफाइन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, explain the terms adjusted and tolerated incompatibility, then what is intentional and unintentional incompatibility, explain adjusted incompatibility with example, write a short note on Herapath reaction। इससे भी इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से कैसे पूछा जाता है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी एंड गिव देयर मेथड ऑफ करेक्शन। सो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ रेफरेंसेस है। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए ये दोनों पार्ट मिलाकर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मेरा जो थर्ड पार्ट जो था केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट है, इन दोनों को मिलाकर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये कुछ रेफरेंसेस है। सो आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जानने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग विथ मी।